क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। कभी कभी थोड़ा आसपास की स्थिति देखकर आजकल थोड़ा सा विचलित हो जाता हूँ। हाँ, हो जाता हूँ, क्यों नहीं विचलित हो जाता हूँ, बिल्कुल होता हूँ। मैं भी आप ही जैसा तो हूँ, बिल्कुल आप जैसा, हाड़ मास का परेशान होने वाला इंसान। जी हाँ बाजी, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन फिर जब शाम होती है, आप सारे लोगों का चेहरा देखता हूँ, याद आती है आप लोगों के चेहरों की, तो कैमरा ऑन हो जाता है और एक्शन, बाजी एक्शन शुरू हो जाता है। आज थोड़ा परेशान हूँ, कारण कई हैं, जैसे जैसे उन लोगों का कोरोना पॉजिटिव मिलना, जिनके कोई सर्दी जुकाम कोई 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 सिम्टम नहीं है, उनका बहुत दुख देता। ये बात बहुत कुछ मेरे पेशे से जुड़े उन तमाम लोगों की जिंदगी है। जी हाँ, जो कैमरे के पीछे रहते हैं। ये कहानी कैमरे के पीछे रहने वालों की है, अपनी कहानी। जो दूसरों की कहानी दिखाते हैं, ये उनकी कहानी है। आज मैं वही दिखा रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। देखिए बाजी, ये भी देखिए, देखते रहिए। प्रियंका, 53 लोग पॉजिटिव हैं मुंबई में, कुछ कहना चाहती हूँ? डर लगता है? जो पॉजिटिव हुए हैं उनमें कुछ दोस्त भी हैं। ओह, कल बात की तो मेरा तो गला ही भर आएगा। एक्चुअली क्या होता है सर, डर अपने लिए नहीं लगता। घर में पापा है, मम्मी है, सीनियर सिटीजन है, तो ऐसा लगता है कि मेरा इम्यून सिस्टम, हम खा छानते हैं, आपको पता है, हम कहीं का भी खा लेते हैं, हम स्ट्रांग हैं। पर ये लगता है कि जैसे अभी हो रहा है कि सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं, लेकिन हो जाता है, तो मम्मी पापा तक ना चला जाए, वो डर बहुत भयंकर है। कहानीकार को रोने का भी हक नहीं होता, क्योंकि कहानीकार आपकी कहानी से जुड़ा होता है, आपके पात्र से जुड़ा होता है। कैसे रो सकता है पात्र? पात्र तो हमेशा हंसेगा, बताएगा आकाश नीला है और ग्रास ग्रीन है। निश्चित तौर पे ग्रास ग्रीन है, और एक चुनौती भी होती है ये। मैंने अपने छोटे भाई को अपने घर से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पे घर दिलवाया था कि दोनों भाई साथ साथ रहेंगे। पापा मम्मी को जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है वहाँ पर छोड़ा है। मैं अपने माँ बाप से मिला नहीं हूँ जिस दिन से ये सब लॉकडाउन और पूरा कोरोना शुरू हुआ है। रोज़ फील्ड में आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लेकिन अपने मम्मी पापा से नहीं मिला हूँ। ऑफिस आने से डर नहीं लगता सर, लेकिन जब वापस जाते हैं घर पे तब डर लगता है। चिंता तो थी कल वाली मुंबई वाली खबर सुन करके, लेकिन मैं घबराया नहीं। मुझे घबराया इसलिए नहीं, जब आपको कल गलियों में जब देखता हूँ ना, आप जब जाते हैं, आपके पीछे 4 कैमरामैन रहता है, तो हौसला बुलंद रहता है, और मैं बुलंद अभी भी रखता हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिस्की वाला काम है, जिसमें कि हम लोग का आदत ही हो गया कि जहाँ लोग नहीं जाते हैं वहाँ हम लोग को जाना होता है। मैंने कहा था ना आपसे, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर वो कहानी कही जहाँ इन्हें नहीं होना चाहिए था, जहाँ आपको नहीं होना चाहिए था, ये वहाँ पहुँचे। कुछ चीजें ऐसी है, लगता है कि शायद किसी और प्रोफेशन में जाते तो ज्यादा अच्छा होता। ओ बाजी, अब समझा। आपको तो वो देखना, चलिए बाजी वही दिखाता हूँ आपको, जो देखना है मैं वहीं चलता हूँ। सब खराब हो गया? हाँ, फसल खराब हो गई भैया, बेकार हो गई। दिन तो लग रहे 6 महीनों मेहनत कर रहे हैं, अब कुछ भी ना हो। इस बार खेती बहुत डाउन चली गई, स्थिति बहुत खराब हो गई बारिश की वजह से, कटाई हो नहीं पाई, लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। कल बारिश फिर हो गई? हाँ जी, बारिश हो गई कल, सब गीला हो गया? सब गीला हो गया, फसल बर्बाद हो रही है। काट तो लिया था लगता है आपने? काट तो लिया है, क्या हो गया, बारिश हो गई, ओलावृष्टि भी हुई थी थोड़ी बहुत। इसमें बहुत नुकसान होगा। हमारे पहले भीज गया, हम इसे खोल रहे हैं, अब सुखा रहे हैं, ये सब झड़ जाएगा, सब बेकार होगा। कभी बारिश, कभी ओला, और जो कुछ थोड़ा बहुत इस बार बचा था वो कोरोना। हाँ जी भैया, जैसे उठाते झड़ जाता है। ये दिखा रहे हैं कैसे गेहूं उनके हाथ में है। जर्नलिस्ट का, पत्रकार का पॉजिटिव होना, कोरोना पॉजिटिव आना मुंबई में। हाँ बाजी, एक बात थी दिमाग में जरूर आई, डर गया ये बात नहीं। आप इनके सारे लोगों को अगर सुनेंगे तो ये डरे नहीं है। दरअसल ये कहानी सुनाने वाले लोग कोई ना कोई कहानी जो रोज लेके आते हैं आपके पास, ये डरते हैं तो इसलिए क्योंकि इनके घर में भी इनके बच्चे हैं, ये इसलिए थोड़ा सा घबराते हैं, पर ये कहानी कहते चले जाते हैं। दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं,
ये सभी उतने ही साधारण हैं जितने आप और हम। ये उतने ही खास हैं जितने आप और हम। ये उतने ही खासम खास हैं जितने आप और हम। बस जरा आप एक बार मुस्कुरा दें। ये तो हम लोग को लेके उन जगह पर चले जाते हैं जहां शायद कोई ना जाए। जी हाँ, कैसे हैं? बढ़िया साहब। क्या नाम है? उमेश। उमेश जी, अजी ये जगह है जहाँ से रोज के रोज तमाम सारे जर्नलिस्ट यहाँ से निकलते हैं। अजी यही वो जगह है जहाँ से कहानी कहने के लिए रोज कोई ना कोई यहाँ से निकलता है। ये वो लोग हैं जो कहानी कहते हैं, आप तक कहानी लेते हैं। अच्छा, उनकी कहानी? अरे मैं भूल गया था, मैं अपनी बताने लगा। उनकी कहानी चल बाजी उनकी दिखा देते हैं। पहले अपनी क्या है बाजी, अपनी तो दिखा ही देंगे, बता ही देंगे। चलो उनकी कहानी हम दिखा देते हैं आपको। आइए उनकी कहानी दिखाते हैं। पाजी बेरी की छां मिल जाती है। एक मेंबर के लिए 5 किलो पर यूनिट 5 किलो राशन है, जो कि फ्री दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। 5 किलो चावल पर मेंबर। आपको मिला? आप ही नहीं मिला, जो पर्ची बनी है। एक बार भी नहीं मिला? नहीं, अब तक एक बार भी नहीं मिला। ये आप सबको गाँव में सबको फ्री देंगे? नहीं, ये राशन कार्ड वालों के लिए, जिन पे ये राशन कार्ड है। हाँ, राशन लेने आए बेटा? क्या नाम है? गोविंदा। गोविंद, अरे गोविंदा, गोविंदा। जिनके जो मजदूर आदमी है उन्हें राशन मिलना चाहिए, जिनके पास वो है लाल कार्ड, क्योंकि ये मजदूरों के लिए आया है, ये किसानों के लिए नहीं है। गांव में सन्नाटा पसरा है। कारण आप जानते हैं पाजी, सकरी सी पगडंडी कहें या गली कहें, ये जाटो बस्ती की तरफ आती है। यानी सामाजिक ताने बाने में, ढांचे में सबसे नीचा वाला हिस्सा। राशन के लिए जा रहे हैं, हाथ में झोला है। हाँ जी। समस्याएं बड़ी हैं? बड़ी हैं जी। नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे। कैसे बेटा? दूर दूर रहना, सब लोग अच्छे से रहना, ठीक है ना? राम राम, कैसे हैं तार? ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, छुपी पड़ी हैं बाजी। सुनना चाहते हैं? चलो दिखा देते हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो। बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? मैं लाइव पे खड़ा हूँ, अगर आवाज आएगी तभी तो करूँगा। रवि, डर नहीं लगता? देखिए, बाहर निकलने में डर तो ज़रूर लगता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि प्रिकॉशन भी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से आप और हम ले रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में भी दिखाना ज़रूरी है, तो इसलिए हम बाहर निकलते हैं। हालांकि डर तो ज़रूर लगता है, लेकिन प्रिकॉशन उसके साथ में लेते हैं। लगता है बाजी, डर लगता है, कैसे नहीं डर लगता है। आता हूँ मैं। घर में कौन कौन है? सर घर में 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है। जब जाते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं? ये है कि मतलब घर पे ही रहो, पर जब चैनल में क्या दिखाएंगे सर, न्यूज़ में क्या दिखाएंगे अगर घर पे बैठ के रहेंगे। मालूम है आपको 53 लोग पॉजिटिव? जी सर, मुंबई में है, 53 लोगों का हुआ है। डर तो लगता ही है सर। हाजी डर कैसे नहीं लगेगा, लगता है। हाजी एक तैयार हो रहे हैं, बस आ गए हैं, ये भी जा रहे हैं। मैं जिस इलाके में मौजूद है ना, सारे जर्नलिस्ट यहीं मिल जाएंगे। नीरज, कितने दिन में शादी हुए? 10-11 महीने। 10-11 महीने हुए हैं। पत्नी हाउस वाइफ है। कुछ कहा उसने? बिल्कुल। क्या बोली? प्रिकॉशन लेकर जाइए। डरती है? हाँ। 53 लोग पॉजिटिव आए मुंबई में, मालूम है ना? जी। पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहला यही था कि हम लोग को भी प्रिकॉशन लेकर जाना चाहिए। डर तो लगा, लेकिन प्रिकॉशन लेकर जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो दूसरों की कहानी कहते हैं, इनकी कहानी कभी आ जाए तो आ जाए, वरना ये तो कहानी कहने के लिए बने हैं। कहानीकार हैं बाजी, आ जाओ।
आपके भैया जी मैं चैनल बहुत देखता हूँ डेली डेली। कौन सा चैनल? यही आपके जो न्यूज चैनल है जी, आपके भैया चैनल डेली देखता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। भैया जी चैनल? हाँ जी भैया जी चैनल। तो भैया जी चैनल रोज देखते हैं और इनको अच्छा लगता है कि हाँ बात है बाजी गांव में आ गए आप। खाना ना मिलता हमसे वालों को, हम बहुत भूखा हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। कई दिन हो गए, 10-12 दिन तक परेशान है। बहुत दिन से परेशान हूँ। वापसी जा रही हूँ। जाटो बस्ती में मुझे एक शख्स मिला, उसका 3 साल से राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेरा राशन कार्ड नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ भैया जी कहीं की तरफ से और तमाम सारे लोगों ऐसे मुश्किल हालात में एक विजिट अगर आप गाँव की तरफ देंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनका राशन कार्ड नहीं है या जिनका राशन कार्ड किसी वजह से कट गया है, उनके राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। हाँ बाजी, एक बात थी दिमाग में जरूर आई, डर गया ये बात नहीं। आप इनके सारे लोगों को अगर सुनेंगे तो ये डरे नहीं है। दरअसल ये कहानी सुनाने वाले लोग कोई ना कोई कहानी जो रोज लेके आते हैं आपके पास, ये डरते हैं तो इसलिए क्योंकि इनके घर में भी इनके बच्चे हैं, ये इसलिए थोड़ा सा घबराते हैं। ये आ गए, देखिए साहब क्या बात है। दीपक जी कैसे हैं? नमस्कार, मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। अच्छा हूँ, डर लगता है। 53 लोगों का सुना मुंबई वाला? सर सुना, घर वालों ने भी सुना, इसलिए अब जो सवाल हैं घर वालों के वो बढ़ गए हैं। पूछते इतने ज़्यादा हैं कि जवाब जो है सच में नहीं निकलता है। घर में कौन कौन है? अकेली रहती हैं, इसलिए वो हर 1-1 घंटे में फ़ोन करके हालचाल पूछती हैं। कहते इनकी आंखों में जब मैंने झांक लिया तो मुझे वो सब कुछ दिखने लगा पाजी, जो कुछ पनीला सा कहते हैं, जिसे कुछ कहते हैं ना, जैसा तरल सा। अक्सर झूठी बोलना पड़ता है सर, क्योंकि अब उनको बताएंगे तो उनके सवाल भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि वो पूछते हैं कि कहाँ गए थे आज, किन किन लोगों से मिले। ज़्यादा जो रेड जोन है, जो बताते हो आप लोग हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ तो नहीं गए थे, या ज़्यादा लोगों के साथ तो नहीं बैठ रहे हो। तो सर झूठी निकलता है आजकल, घर पर झूठी बोलना पड़ता है। नहीं बोलेंगे तो सवाल बढ़ जाते हैं और उन सवालों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। झूठ बोलना पाप है, जिंदगी भर यही सिखाते हैं, जिंदगी भर यही बोलते हैं, लेकिन क्या करें। कहानी कार है बाजी, कहानी में जान डालने के लिए झूठ बोल देते हैं। जी सर, जब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, जब मैं घर लौटता हूं शाम को तो मेरे जैसे तमाम जर्नलिस्ट मेरे दोस्त भी घर लौटते हैं। उनके घर में भी उनके बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं जो पापा कह के उनकी तरफ दौड़ते हैं। आइए, कभी हमको स्टूडियो में दिखते हैं, कभी बाहर दिखते हैं, कैमरामैन हैं, रो रहे हैं पाजी। सीधे कहे ना, रो रहे हैं, देख रहा हूं मैं। पूछूं ना पूछूं, छोड़ दो। यहाँ इंडिया में तो काफ़ी वीडियोस वगैरह देख काफ़ी परेशान था, लेकिन अब काम कर रहे हैं। अकेला हूँ यहाँ पे, फैमिली मेरी जम्मू में है सब। बाजी कहानी ना, कहानी मरने नहीं देंगे बाजी, आपकी कहानी में रोचकता बनाए रखेंगे पूरी। आप बस जुड़े रहिए कहानी के साथ। बाजी ब्रेक, अरे क्यों लेते हो ब्रेक बाजी? अभी ब्रेक मत लो, वो देखो उधर देख रहे हैं, उसकी सुनिए ना तो उधर देखने लगे जानबूझ के बाजी, क्योंकि कहीं मेरे भी आंसू निकल ना आए, ये बात है। कैसे हैं? हौसले से सुनाते हैं कहानी, आप भी दिखाते हैं। कैमरामैन है बड़े पुराने। घर में सर बीवी है, एक बच्ची है। कितनी बड़ी? 10 साल की। पूछती है कुछ? सर पूछती है, अब मासूम है तो उस तरह से सवाल करती है, इसका सर जवाब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मासूम है। उसके मुंबई के 53 लोग ये भी पूछती है कि डैडी ऑफिस क्यों जाते हो, घर पे रहो, प्रिकॉशन लो। जो न्यूज़ देखती, जो समझती है, सबसे अपने सवाल करती है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मैं आज बहुत भावुक हो गया? भैया जी बहुत भावुक हो गए? नहीं भाई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या भावुक होना गलत है? क्या रोना गलत है? मैं तो नहीं कहता, मैं तो हमेशा यही कहता हूं, जो रोता है वही बहुत बहादुर होता है।
पाजी 1, 2, 3, 4 नहीं, हजारों की संख्या में ये ट्रक यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये डिपो, जिसमें तमाम हजारों की संख्या में मौजूद ट्रक, और ये गतिविधियां बंद हैं। इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन कंप्लीट है। ड्राइवर्स मौजूद हैं, बात करेंगे। ट्रकों की संख्या कितनी होगी भैया? 1000 से ऊपर ही होगा। कई हजार है। तो सब लोग यहीं पे सब मौजूद हैं? नहीं, और तो चले गए हैं, हम ही थोड़े ड्राइवर यहाँ बचे हैं। कितने करीबन ड्राइवर कितने होंगे यहाँ पे? 300-400 ड्राइवर है। ये समय सब सो रहा होगा। सब धूप का टाइम खराब, इस समय बहुत स्थिति खराब है, क्या करा जाए। बाकी ड्राइवरों के लिए तो कोई सोचता नहीं है। ड्राइवर तो एक समझो कि रोड के कुत्ता मानते हैं। ड्राइवर को किसी चीज़ में ड्राइवर के लिए नहीं होता है कि ड्राइवर हमारे देश में कोई है। यहाँ इतनी बड़ी पार्किंग में 1 शौचालय है, बाकी और कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी का ना कुछ का। अब ड्राइवर भूखा मरे या प्यासा मरे, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। पाजी ये सारे वो हिस्से हैं जो सोसाइटी के यानी अर्थव्यवस्था के वो पहिए हैं जो अपनी उपयोगिता बता रहे हैं। निश्चित तौर से इनके बारे में सोचा जाना चाहिए। कॉनकॉर को सोचना चाहिए, इनके ठेकेदार को सोचना चाहिए, और तमाम सारे स्वयंसेवी संगठन जो कि ये गौतम बुद्ध नगर के इस इलाके में काम कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। कोई भी ट्रक सैनिटाइज नहीं हुआ है, कोई भी ट्रक सैनिटाइज नहीं हुआ है। कहाँ पे? कॉनकॉर के इस डिपो में। तो ये दादरी डिपो, कॉनकॉर का दादरी डिपो, और ये बात उन आला अफसरों तक, मैनेजमेंट तक, ठेकेदारों तक जरूर जानी चाहिए कि इनका तुरंत कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए ड्राइवर्स का। और दूसरी बात, जितने भी खड़े ट्रक हैं सैनिटाइज होने चाहिए, क्योंकि यही सारे ट्रक बाद में रोड पर आएंगे। लिहाजा इनको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये वो हैं जो चेन्नई भी जाएंगे, चेन्नई से यहाँ भी आएंगे, और यहाँ से जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, शिलोंग भी जाएंगे, अहमदाबाद भी जाएंगे। सोचना आपका काम है। पाजी लौट के आ गए। एक बार फिर आपका स्वागत है पाजी। आज तो दरअसल उनकी कहानी सुना रहे हैं जो आपको कहानी सुनाते हैं, दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ाते मतलब पाजी अखबार में छापते हैं। हाँ पाजी, हमारे आपके अपने वो भाई जो रोज आपके लिए टेलीविजन पर कहानियां, अखबारों में कहानियां लेकर आते हैं। पाजी कैमरे में भी आने से डरते हैं तो दूसरे चैनल वाले लें, कैसे आ जाएं। कहानी कहना सर, कहानी पे ध्यान रखिएगा बस। दूसरे चैनल पे आ भी नहीं सकते। अपनी बात तो छोड़िए पाजी, अपनी बात तो कहना बहुत दूर की बात है। कैसे हैं साहब? सर एकदम बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। कभी मुझसे ये नहीं निकलेगा कि अच्छा ये बात है, चल देंगे, जहाँ बोलिए वहाँ चल देंगे। सर जाएंगे, काम करना पड़ेगा तो जाएंगे, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी वहाँ जाएंगे। और यही मौका है इस काम करने का, लोगों के बीच जाना, लोगों को दिखाने का कि यहाँ पे ये मामले हैं, और इन सब मामलों से लोग समझें और अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, परिवार के साथ रहें, तभी हम सब लोग सुरक्षित हैं। सर ये अनसंग हीरो हैं, ये वो लोग हैं जो रोज़ आप तक कहानी लेकर आते हैं, लेकिन फिर वो तो कि भाई साहब भागे जा रहे हैं। पकड़िए 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 पकड़िए। कैसे हैं? कहानी कहीं आ रही होगी, कहानी कहीं मिल गई होगी, लिहाजा भागे जा रहे हैं। पाजी ये वो लोग हैं जो हीरो हैं, लेकिन इनकी कहानी कभी नहीं आती। ओह बाजी अब समझा, आपको तो वो देखना। चलिए बाजी वही दिखाता हूँ आपको, जो देखना है मैं वहीं चलता हूँ। जरूरी है बाजी, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। पाजी बाजार तो है लेकिन इंसान नहीं है, ताले हैं पाजी, हर तरफ सन्नाटा। क्या बड़े शहर, क्या छोटे शहर, क्या कस्बे, क्या गांव पाजी, हर तरफ सन्नाटा फैला है। पाजी अद्भुत है ये दृश्य, ना तो पहले कभी किसी ने सोचा, और अगर सोचा भी तो फिल्मों तक दिखाया, लेकिन अब तो वो सब हकीकत नजर आ रहा है। छोटे छोटे कस्बे हैं पाजी, लेकिन वहाँ भी सब तरफ ताला है, सब तरफ बंद है।
निकल रहे हैं तो वो लोग जो खाना के वितरण में हैं, स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं या कहीं किसी आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं। हर तरफ सन्नाटा है बाजी, क्या दाएं क्या बाएं, क्या आमने क्या सामने, हर तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा है बाजी। ओह, आप समझ रहे होगे ये कहानी कैसा चला जा रहा है। आज ये दरअसल कहानी नहीं सुना रहा है, ये बहला रहा है। नहीं भाई, बहला नहीं रहा। आपको चलना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ चला देता हूँ, वहाँ पहुँचा देता हूँ। चलिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बाजी। मैंने तो न जाने कितनी कहानियां सुनाई, कहाँ से कहाँ लोगों को पहुँचाया। चलो ये मैं सुना देता हूँ, ये लीजिए बाजी, कहानी सुनिए। लेकिन बाजी यहाँ दिल्ली में थोड़े हालात अच्छे नहीं हैं। गांव की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन यहाँ दिल्ली में है क्या कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों का मिलना, यानी सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हैं, कोरोना की महामारी को लेकर चल रहे हैं। और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, यानी खतरा है उनसे, और इसी से दिल्ली को दो चार होना पड़ रहा है इस वक्त। आदमी रिक्शा चलाता है। हाँ, 2 साल गाड़ी वाला मार के बुकर को दिया। गाड़ी वाला ने क्या किया? गाड़ी वाला मारा, वो खड़ा हुआ था, लाल बत्ती हो गया था, वो खड़ा हुआ। हाँ। पीछे से गाड़ी वाला जाके मारा। एक बांगे हाथ के पार ठीक नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ा। इलाज हुआ? हाँ, हुआ। अभी भी तो भी 74 साल ऊपर हो गया, वो सही होगा नहीं, हड्डी में लगा चोट। आपने बांगाली? हाँ जी। কোথায় থাকো তুমি? আমি জামরুদপুরে থাকি। জামরুদপুরে থাকো। জামরুদপুর তো সিল আছে না? पूरी तरह से लॉकडाउन হয়ে গেছে ওখানে, মানে বন্ধ হয়ে গেছে না? খাবার দাবার হচ্ছে? খাবার আবার পাচ্ছো कि ना? हाँ, थोड़ा पाची को भी पाची ना। मैंने पूछा इनसे, इन्होंने बताया कि खाने की दिक्कत, आदमी जो था रिक्शा चलाता था, किसी गाड़ी वाले ने मारा, पूरा हाथ और नीचे पैर तक चला गया, और दिक्कत में है, तकलीफ में है, कुछ मांगती हैं, कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है। दवाई मिला, आदमी को तो कुछ नहीं करने पड़ा। वैसे तो आप सब जानते हैं, आप बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, आपको मालूम है कि कुछ थोड़ा बहुत जब आप सामान लेंगे तो थोड़ा बहुत इन लोगों को ज़रूर देंगे। मुझे गाड़ी खड़ी है ना, तो सबकी बैटरियाँ डाउन है, तो कोई स्टार्ट करने वाला मैकेनिक भी नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई कैन अंडरस्टैंड। से खड़ी है, सबकी डाउन हो गई बैटरी, मैकेनिक इस वक्त कोई मिल नहीं रहा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सर, आप क्या करते हैं? जी मैं सिविल इंजीनियर। थैंक यू सो मच। आपने ले लिया, प्रोटीन डाइट ले ली, बात तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तरफ एक प्रोटीन डाइट जा रही है, एक तरफ ये है कि घर में वो जो गोल गोल होती है ना, चंद्रमा की तरह, जिसको ज़रूरत हमें सब आप सबको होती है, जिसे रोटी कहते हैं, उस रोटी की ज़रूरत है। कहाँ गए? गायब हो गए, चली गई वो। हाँ, कैमरामैन कह रहे हैं कि उस तरफ चली गई। पाजी चली नहीं गई, आप ही के आसपास कहीं मौजूद हैं। ढूंढिए पाजी, ढूंढिए। यही वक्त है जब आप ये सिद्ध करेंगे कि हम आप सब एक जैसे हैं, हम आप सब ज़रूरत पर काम आ सकते हैं, हम आप सब मनुष्य हैं। पाजी रीडिफाइन करिए। दीवान साहब कैसे हैं? बहुत जी भाई साहब, बढ़िया चल रहा है। जीके1 थाना? हाँ जी, अच्छा कर रहे हैं। कोशिश है सर, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो मान जाता है ठीक है। नहीं, वो रिक्वेस्ट से ही मानेगा, नहीं मानेगा तो वक्त समझा देगा। बहुत कुछ तो समझा ही दिया है, कुछ समझा देगा। जितना पुलिस से हो सकता है उतना कर रहे हैं। नहीं, आप तो कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, और सीख रहे हैं लोग, वक्त सिखा भी रहा है। आप लोगों से भी काफ़ी मदद मिल रही है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप लोग भी। कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी समस्या पहले तो देखी नहीं, तो निकलना है, बाहर निकल के आना है, बात करना है। बात करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा विजेंद्र जी, मैंने अभी एक लेडी से देखा था, रिक्शा चलाता था आदमी, उसका चोट लग गई, तो ऐसे लोग मिले तो उनकी ज़रूर थोड़ी सी मदद करवाइएगा। सर बिल्कुल मदद कर रहे हैं सर, हमारे सीनियर ऑफिसर हैं जो, हाँ, वो समय समय पे आके वो भी पैक्ड फ्रूट खाना जो हमारे डीसीपी साहब के ऑफिस में, वहाँ से उधर से जो बन रहे हैं, हाँ, वो खाना भी हमारे डीसीपी साहब सीनियर ऑफिसरों की तरफ। मुझे मालूम है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है। जमरूदपुर का इलाका बताया उन्होंने। जमरूदपुर तो बंद है ना पूरा?
हाँ जी, खाना यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो भी लेबर काम कर रही है यहाँ पर, हाँ, उनके पास खाने की सुविधा नहीं है, उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है साहब, थैंक यू। सीनियर अफसरों की तरफ से आदेश भी है सर, हाँ जी, जितना हो सकता है उतना कोऑपरेट करना लोगों को। भगवान आजकल मंदिर के अंदर हैं, लेकिन बात सच ये है कि बाहर जो भी दिख रहे हैं वो सब भगवान ही है बाजी, सब में रूप वही है भगवान का ही। बहरहाल ताला बंद है, पंडित जी ने बता दिया कि ऐसे ही पूजा अर्चना चल रही है ना जी। बहुत अच्छी बात है पंडित जी, सब बचाव रखिए अपना। भैया जी कहीं में स्वागत है आपका स्टूडियो में। और जो कहानी मैंने आपको बताई, जो कहानी आपको दिखाई, कोई नई नहीं है। ये सारे लोग ऐसे ही हैं जो इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं, और सड़क पे मौजूद पत्रकार भी है, जर्नलिस्ट भी है, वो भी आपके लिए कहानी रोज लेके आता। मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, जिनसे ताना बाना बुना मैंने और उन कहानी तक पहुंचा जो कहानी आपके पास मैं लेके आया। अब जहां तक सवाल रहा कि माफ करिएगा, भावुक हो जाने का, तो भावुक हो जाना यह है कि किसी से पूछ लिया आप कैसे हैं, तो आप अगर किसी से पूछ लेते हैं कि आप कैसे, तो कभी कभी गला जो है रुंध जाता है, बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। निश्चित तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है, एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि आप आ रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, आ जाएंगे या नहीं आएंगे, तमाम सारी चीजों का ख्याल रखते हुए ये काम किया जा रहा है। बहरहाल डिबेट की तरफ सीधे बढ़ेंगे और जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। बहुत सारे कुछ सवाल हैं जो लगातार डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे हम तारुफ भी करा देते हैं आपका। हमारे साथ जो दिख रहे हैं अखिलेश प्रताप जी दिख रहे हैं लखनऊ से। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, कैसे हैं, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जफर इस्लाम साहब दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल कैसे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ममता काले दिख रही, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से डिबेट के लिए। ममता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, धन्यवाद। एक सवाल है, हालांकि बातचीत का सिलसिला हम लोग जोड़ते हैं। कांग्रेस ने पूछा कि जब इस वक्त अनाज की शॉर्टेज है, अनाज मिल नहीं रहा है और तमाम सारे लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, तो चावल का इस्तेमाल सैनिटाइजर में करने की क्या जरूरत है, यह सवाल पूछा गया। और यह सवाल पूछा, दूसरी बात राहुल गांधी ने यह भी कहा, ट्वीट किया कि जब कच्चे तेल के दाम माइनस में जा रहे हों तो ये फायदा आम जनता तक क्यों ना पहुंचे, आम जनता तक क्यों ना मिले। ये दो सवाल हैं। ये सवाल पहले हम जफर भाई आपसे शुरू करना चाहते हैं। जब हमारे चौथे प्रवक्ता जुड़ेंगे तो मैं उनसे बात आगे बढ़ाऊंगा, शुएब जमई साहब। लेकिन ये सवाल पहले बीजेपी से कि आखिर ये दो सवालों का जवाब आपके पास क्या है? देखिए मैं जवाब देता हूँ। पहली बात, जहाँ तक कच्चे तेल का दाम है, जाहिर है अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, तो दुनिया में हर जगह बंद है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह बंद है, तो उसकी वजह से कच्चे तेलों का दाम कम हो रहा है, गिरावट है उसमें। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी तो बढ़ भी जाएगा। लेकिन ऐसे में कच्चे तेल के दाम कम होने से उसका जो है, ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे भारत की इकोनॉमी है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ही शुरू होगी तो तेल की जरूरत, तेल की भी जो डिमांड बढ़ेगी, जो कच्चे तेल की डिमांड बढ़ेगी। और जाहिर है हमारा अगर आप देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट बिल जो है वो बड़ा, जो इंपोर्ट बिल वो कच्चे तेल के जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से है। चावल को लेकर ऐसे में नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह से हम देश को राहत मिलेगी, हमारे लिए अच्छा है। तेल के दाम गिर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। इससे गरीब जनता के लिए जो हमने पिछले बार काम किया था, गरीब जनता के लिए बड़े बड़े काम जो प्रधानमंत्री ने जो स्कीम चलाई थी, उसकी वजह बहुत बड़ी थी कि अमीरों के अगर एक पेट्रोल के 1 लीटर में 10 रुपया 5 रुपया कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो पैसा इकट्ठा करके अगर गरीबों के लिए हम काम करते हैं, गांव में अगर बिजली पहुंचाते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऐसे पैसे का फायदा होता है। और जरूर हम फिर से इसका फायदा उठाएंगे और गरीबों तक पहुंचने का, किसानों तक, गाँव तक पहुंच के उनको सुविधाओं पहुंचाने का काम करेंगे। जहां तक आप चावल का अनाज के बारे में बात की आपने, देखिए अनाज की कोई कमी नहीं है, हर जगह अनाज पहुंच रहा है। कुछ लोग गलत बयानी से काम ले रहे हैं, अनाज की कोई कमी नहीं। बार बार आश्वासन जो है हमारी सरकार दे रही है कि हेल्पलाइन नंबर भी है, किसी को भी कोई जरूरत है आप फोन कीजिए, वहां तक खाने पीने राहत का सामान सब मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। उम्मीद है अखिलेश जी को जवाब पसंद आया होगा और वो मुतमईन हुए होंगे। अखिलेश जी, जवाब से संतुष्ट आप? आपने सवाल क्या किया, टोटली कंफ्यूज्ड लोग हैं।
कुछ जानते नहीं और आए बाएं साए बकते हैं, तो मैं कहाँ से संतुष्ट हो जाऊं? आपको संतुष्ट करना मुश्किल भी है वैसे बहुत। एक मिनट, गांधी का ट्वीट पढ़ के आए क्या? प्लीज आए बाई शायद तो राहुल गांधी बोलते हैं भाई। ये व्याकुल सुनने का मादा रहना चाहिए। आपने कहा कि तेल के दाम माइनस में या $1 हो गए, तो इन्होंने क्या क्या गिनाया? कुछ नहीं बताया भाई। आप जब भी कम हुए तो आपने वो लाभ जनता को नहीं दिया, आपने टैक्स बढ़ा करके फिर पेट्रोल के दाम उतना ही कर दिए। अब इससे नीचे तो आएगा नहीं, $0 $1 से कम तो आएगा नहीं, लेकिन लाभ उसका जनता को नहीं दे रहे हैं। फिर इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि गरीब अमीरों को अगर 2-1 रुपए महंगे पेट्रोल मिल गए तो। अरे भैया, अमीर ही नहीं पेट्रोल यूज करते हैं, ये तो इन लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि सूट बूट वाले लोग हैं ना, करोड़ों का सूट पहनते हैं, तो हवाई जहाज में चलते हैं, तो ये 80-70% पेट्रोलियम प्रोडक्ट गरीब यूज करते हैं, सामान्य परिवार मिडिल क्लास यूज करता है। मैं जरा जवाब दूसरे जो है चावल का आपने जिक्र किया, समझदारी की कमी है। बीच में प्रतीक जी एक व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल व्यवस्था है, मैं बिल्कुल बोल नहीं रहा हूँ, मैं चुप हूँ। अगर बीच में बोलता है तो दंडाधिकारी और नियंत्रित करने वाले आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है, हम आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं। और मैं प्रेम वाला इंसान हूँ और मैं प्रेम से ही बोलूंगा। सब लोग इतना जफर को भी मैं जानता हूँ, जफर भाई को भी, और मेरे पास कुछ नहीं है मैं सिवाय जबान के। तो बहुत अनुरोध है, कहा व्यवस्था बनाने वाला, व्यवस्था बनाइए। जफर भाई कुछ कहना चाहते, सुन लीजिए जफर भाई की बात। आप बहुत तीखा बोले, अभी चावल वाली बात बोल दीजिएगा। निश्चित तौर से हम चावल वाली बात लेंगे अखिलेश जी, निश्चित तौर से चावल वाली बात लेंगे हम आपसे, मैंने वादा किया। हाँ, जफर भाई जल्दी जवाब दीजिए, क्या पूछना चाह रहे थे? मैं तो ये बुद्धि भ्रष्ट इंसान है, इनको मैंने बड़े शांति से समझदारी की बात कही थी कि देश के हित में ये जरूरी है कि अगर 2 रुपया 1 रुपया के अगर पेट्रोल का दाम फायदा अगर जो हर लोगों को जो भी मोटरसाइकिल कार रखता है वो पेट्रोल भराने की क्षमता भी रखता है, उसको अगर कुछ दिनों तक अगर 1-2 रुपए का राहत ना मिली या कम ना, तो उसके जिंदगी में उतनी असर नहीं पड़ेगी जो एक आदमी, जिसके गरीब आदमी जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है या ऐसे जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, उनको अगर राहत पहुंचाया जाए या घर घर तक बिजली या रोड सड़क बनाया जाए तो उसका सबको फायदा मिलेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो ये समझ इनको नहीं आएगा, इसलिए कि इन लोगों ने तो सिर्फ समाज से और को धोखा दिया और जनता का पैसा लूटा है। तो यूपीए के सरकार वाले यहाँ पर देश में जो देश को सोने की चिड़िया बना के लूटने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं देश घर तक पहुंचने का। अखिलेश जी का टाइम। प्रतीक जी देखिए कितने डबल स्टैंडर्ड वाले ये लोग हैं। जब $128 पर बैरल पेट्रोल बिकता था तो हम अगर 65 रुपए बेचते थे तो कहते थे ये कांग्रेस की सरकार जो है पेट्रोल कितना महंगा बेच रही है तब। और अब ये लॉजिक दे रहे हैं कि हम अगर फ्री में मिल रहा है क्रूड ऑयल, हम अगर टैक्स लगा रहे हैं तो हम देश हित का काम कर रहे हैं। हम जब दूने दाम पे जितना पर डॉलर का जितने का कच्चा पेट्रोल था उसके आधे पे पेट्रोल बेच रहे थे तो हम पापी थे, हम दोषी थे, हम लुटेरे थे। और ये जो है लॉजिक में देखिए, दोनों में फर्क देखिए। मैं इसलिए इनका दशानन इसीलिए बोलता हूँ, 10 चेहरे वाले ये लोग हैं, किस तरह से अपने सुविधा अनुसार अपनी बातें करते हैं। और आज WHO ने कल उसके हेड ने ट्वीट किया, बोला राम वाले पार्टी वाले हैं, आप इनको दशानन कहते हैं। ये राम पार्टी वाले हैं, आप इनको दशानन कहते हैं। थोड़ी सी बात हो जाए। देखिए WHO ने भी राहुल गांधी की बात को डिट्टो किया कि जिस पे लोग उपहास कर रहे थे, बीजेपी के तो कर रहे थे, कुछ हमारे मीडिया के भाई बंधु भी कर रहे थे। अब बात घूम फिर के वही सही मानी जा रही है, करिए। सारे शुगर मिले मोलेसिस बनाती हैं, उससे उनका जो मटेरियल निकलता है उससे सबसे अच्छा सैनिटाइजर बनता है और वो सैनिटाइजर के लिए उपयुक्त है। वो यूपी सरकार ने उनको कहा भी है, जियो भी अमेंडमेंट कर दिया। अब चावल से बनाने की क्या आवश्यकता है आपको, क्योंकि उसमें कुछ खेल लगता है, क्योंकि खेल करने वाली सरकार है। सारे किट नकली आ रहे हैं, सारे किट वापस कर दिए गए। केंद्र सरकार ने जियो कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किट की सप्लाई करेगी, प्रदेश सरकारें नहीं खरीदेंगी और किट सब डुप्लीकेट आ रहे हैं। जी ममता काले। प्रतीक जी, मैं बहुत देर से अखिलेश जी की बातें सुन रही हूँ। इन्होंने बड़े शान से सूट बूट की सरकार की बात करी। सूट बूट की सरकार की बात ये करेंगे राजसी परिवार के लोग, जहां पे चांदी की थाली में सोने के चम्मच से खाना खाते हैं राजा बाबू, और आज वो ये समझते हैं कि सैनिटाइजर जैसा जो वस्तु है उसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकते हैं पैसे वाले और बड़े लोग। आज जब सरकार ने चावल से गरीबों के लिए सैनिटाइजर बनाने की बात करी तो इनके दिल में दर्द उठ गया।
ये लोग कभी भी आज तक इन्होंने, जब से कोरोना इस देश में आया, कोई सीधी बात नहीं करी। लॉकडाउन हुआ, इन्होंने लॉकडाउन के विरोध में बात करी, ये जानते समझते हुए भी कि लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इस प्लेटो को फ्लैट करने का, इस स्थिति को कंट्रोल में लाने का। जहां तक चावल की बात है, मैं आपको बता देती हूं, एफसीआई ने बहुत पहले, एफसीआई के चेयरमैन ने बहुत पहले यह बात क्लियर कर दी थी कि हिंदुस्तान के पहुंच जाएगा, जबकि रिक्वायरमेंट वो जो है ना प्रतीक जी, वो केवल 50 से 60 मिलियन टन की है, और जिससे बनाया जा रहा है चावल से वो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। 1.5 साल तक इस देश के अंदर किसी को कुछ ना करे तो भी खाने की परेशानी नहीं होगी। अखिलेश जी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे दिए, ब्रेक पे जाना। अखिलेश जी देखिए इस वक्त जो है आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए सरकार के, तो आप जो है सही चीजों पे तो बोलते नहीं है। जमातियों के बारे में तो आज तक आपने बोला नहीं, आपके मुंह में दही जम गई कि जमातियों ने इतना कुछ किया। तो नहीं रही है, प्लीज प्रतीक जी क्या करूं मैं? नहीं करते हैं कि एक काम करिए, आप चुप रहिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। एक काम ये करते हैं, हाँ ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, आप चुप रहिए, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आप बोलिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में अपने सभी मेहमानों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, अपने सारे मेहमान जो मौजूद हैं उनका स्वागत करते हैं। जब ब्रेक पे जा रहा था तो ममता काले बोल रही थी और अखिलेश जी वक्त मांग रहे थे। हमने कहा था अखिलेश जी मैं जैसे ही लौटूंगा ब्रेक के बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, और मैं वही चीज कर रहा हूं। ममता जी ने एक बात कही जाते जाते कि जमातियों के बारे में तो आप कुछ बोलते नहीं, दो जमाती जाते हो 33 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर देते हो, वहां तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। बाकी आप जहां तक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे तीखे कि मतलब बात का कुछ और ही मतलब निकल आता है। अखिलेश जी आप सुने हो तब ना, मैंने आपके चैनल पे भी जमातियों के बारे में बोला था, अभी फिर बोल दूंगा, सारे चैनलों पे बोला। मैं निष्पक्ष भाव से बात करता हूँ। ममता जी कह रही थी। देखिए हाँ, आपने शुरू में बताया था कि कुछ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं आदरणीय मेरी बहन ममता जी, लेकिन उनके भाव से मुझे लगा कि वो क्या है, अभी उनकी बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन्होंने कहा कि चावल से सैनिटाइजर गरीबों के लिए बन रहा है। अरे चावल से तो महंगा पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे मोलेसिस से जो फ्री में बन रहा है, और वो ऑर्डर भी हो गया, वो दे भी रहे हैं मिल वाले। तो आप उल्टा बता रही हैं दुनिया को। ज्ञान किसी के पास हो लिया करिए, मोदी जी से भी कहिए, अहंकार छोड़ दें। किसी से भी तजुर्बे के, किसी से भी ज्ञान लेने में कोई आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। तो ये पाठ पहले आप लोग सीख लें। दूसरी बात, जमाती हो या उनके जो घराती हो या उनको जो जमा करने वाले हैं, सब की मैं निंदा करता हूं, जमातियों की भी करता हूं कि जो कई बार किया फिर कर दे रहा हूं कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं लुका छुपी, ये गलत कर रहे हैं। खुद आके उनको अपनी जांच करा देनी चाहिए। जिन लोगों ने उनको यहाँ आने की परमिशन दी उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार ने बंद किया, कैसे परमिशन दे दी, एनएसए वहां गए क्यों। हिंदुस्तान की सरकार को यह भी बताना चाहिए कि एनएसए क्यों गए मिलने रात को। क्यों मोदी जी कहते हैं कि हम सारी फ्लाइटें बंद कर चुके थे, एक आदमी नहीं आया, और सबकी मैं जांच करता था। मोदी जी ने भी अपने अंतिम भाषण में बोला था। तो सबकी जांच। ममता जी मैं आता हूं, फिर शुएब भाई आपके पास आ रहा हूं, आप अभी नहीं बोले। ममता बहुत छोटा सा जवाब। आप लोगों की यही खराब बात है। पहली बात, मेरे भाई अखिलेश जी ने ये बात बोली कि जो चावल से जो सैनिटाइजर बन रहा है वो महंगा पड़ेगा। अखिलेश भाई ये तो बताइए, कॉस्टिंग राहुल गांधी ने निकाल दी है क्या? कॉस्टिंग आप लोग कर रहे हो। अच्छा सेंटेंस पूरा कर लेने दीजिए। अरे ममता जी एक मिनट, सेंटेंस पूरा कर लेने दीजिए, सेंटेंस पूरा कर लेने। ममता सेंटेंस पूरा कर लेने दीजिए, सेंटेंस पूरा कर लीजिए। जब मोदी जी ने कहा कि मैंने सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए थे, कोई नहीं आया, तभी जब एक पेशेंट नहीं था तभी से हम एयरपोर्टों पे जांच कर रहे हैं। फिर कैसे लोग आगे विदेश से कोरोना लेकर के जमाती या कोई। थैंक यू सो मच अखिलेश जी, थैंक यू अखिलेश जी। ममता जी अभी मेरे बड़े भाई साहब ने बोला, कॉस्टिंग वाली बात जो मैं बोल रही थी अभी, ये कह रहे हैं कि चावल से बना हुआ महंगा पड़ेगा। वाह, बड़े आश्चर्य की बात है, ये कॉस्टिंग्स भी करने लग गए हैं आजकल, कॉस्ट एनालिस्ट भी बन गए हैं राहुल गांधी। और अगर उन्होंने कॉस्टिंग निकाल दिया उस सैनिटाइजर की, तो जरा वो शीट हमारे साथ भी साझा कर दीजिए। क्यों झूठ आप बोल रहे हैं, क्यों भ्रमित कर रहे हैं? दूसरी बात, अखिलेश भाई आप लोग उस पार्टी से आते हैं, और राहुल गांधी तो वो हैं जो अभी जुम्मा आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है 2-4 दिन में, वो कोरोना के होने का भी सबूत मांग लेंगे। बोलेंगे मैं तो नहीं मानता, बताओ भाई कोरोना है कि नहीं, सबूत दो। और कोरोना से और जमातियों के मानव अधिकार के लिए खड़े हो जाएंगे। ये
उन लोगों में से हैं। और मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं करी, एक बार उन्होंने अपील नहीं करी इन ह्यूमन बॉम्ब से कि बाहर निकल के आप प्लीज आ जाइए और अपने आप को क्वारंटाइन में भेज दीजिए। वो थूकते रहे हमारे डॉक्टर्स पर, वो मारते रहे हमारे डॉक्टर्स को, वो मलबूती त्याग करते रहे हमारे लोगों के ऊपर, और आप लोग चुपचाप बैठे रहे। शुएब जमाई साहब, ऑफ कोर्स मैं आ गया जमाई साहब। शुएब जमाई साहब, गलत बात अगर वो करेंगे तो उनके बारे में बोली जाएगी। ऑफ कोर्स ममता। शुएब जमाई साहब बोलना चाहते हैं। शुएब जमाई साहब ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि क्या जमात ने पूरा ठेका ले रखा है कि देश को बर्बाद ही कर देंगे तभी हम मानेंगे? शुएब जमाई साहब। पहली बात तो प्रतीक जी, मैं चूंकि डॉक्टर्स और पुलिस वालों को सलामी तो दी ही जा रही है, लेकिन मैं देश के पत्रकारों को भी सलाम करूंगा, और ख़ास तौर पर आपका कि जिस तरीके से आप वहां जाकर के रिपोर्टिंग करके आए हैं, और आप भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, और मुझे लगता है आपका भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब देश में पत्रकारिता बिक रही थी तो आप सच्चाई के साथ खड़े थे। शुक्रिया। दूसरी बात ये, ममता काले जी का मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल दीजिए। फिर प्रोफेसर मोहम्मद सईद के बारे में जरूर बोलिएगा कि लोग जानना चाहते हैं कि आज शुएब जमाई साहब उनका बचाव कैसे करेंगे। वो प्रोफेसर हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं, जमात को लेकर वो छुपते रहे, बाहर नहीं आए प्रोफेसर होने के बाद, तो आज वो कैसे उनका डिफेंड करेंगे? जानना चाहते हैं लोग जानना चाहते हैं। शुएब जमाई। बिल्कुल मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मुझे 2-3 मिनट टाइम दीजिए, मैं बहुत देर के बाद आया हूं, ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी ने कोरोना वायरस को लेकर जो चिंता जाहिर की थी वो 12 फरवरी को ही कर दी थी। उनका ट्वीट जाकर के देख लीजिए। राहुल गांधी जी ने देश की सरकार को चेता दिया था कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए अभी से कदम उठाने चाहिए। बहरहाल उसके बाद भी 24 फरवरी को हमारे देश में इतना बड़ा आयोजन हुआ कि हज़ारों अमरीकी आए और कई विदेशी, और उसके बाद भी 15 लाख लोग विदेशों से आए और उनकी ना जाँच हुई ना टेस्टिंग हुई। बहरहाल दूसरा इशू ये है कि हम इसके बारे में प्रोफेसर साहब के बारे में भी बता दें कि देखिए 31 मार्च को प्रोफेसर ने ये खुद पुलिस वालों को फोन करके कहा था कि भाई इंडोनेशिया और थाईलैंड से ये जमात के लोग यहाँ हमारे मोहल्ले में ठहरे हुए हैं, आप इनको जो करना है आप इनका क्वारंटाइन करवाइए। यानी आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने गलत गिरफ्तार किया है उन्हें, आप ये कहना चाहते हैं? वो जो गिरफ्तार नहीं किया है, अभी 31 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक वो क्वारंटाइन में थे, और जब ये क्वारंटाइन की पीरियड पूरी हो गई है तो आज 21 अप्रैल को उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है उस बुनियाद पर कि ये वीजा नॉर्म्स को फ्लॉन्ट कर रहे थे कि भाई ये वीजा जो है लेकर के आए हैं और लेकिन जमात में चले गए। मैं आपको बता दूं, साहब इसलिए नहीं आते जवाब देने, बार बार वारंट है कि वो साहब क्वारंटाइन कर रहे हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। भाई ये कैसे आप खिली बातें हैं कानून की? मैं इसका आप प्रोफेसर पढ़े लिखे लोग नहीं आप आएंगे नहीं, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हम साहब क्वारंटाइन कर रहे थे। दो जमाती आते हैं रायबरेली में 33 लोगों को संक्रमित करते हैं। 200 लोग ऐसे हैं केरल में। अरे देखिए प्रतीक जी, शुएब भाई आप बहुत समझदार आदमी है, मुझे बताइए 200 लोगों का फोन नंबर बंद है या कि नहीं बंद है केरल में, बताइए भाई। हम तो नहीं, अभी आप पहले इलाहाबाद पे रहिए, इसकी क्लैरिफिकेशन देश के सामने। आप इलाहाबाद से शुरू हो जाइए। प्रोफेसर साहब ने खुद फोन नहीं जी, प्रोफेसर साहब ने खुद जो है 31 मार्च को ही 21 दिन पहले ही पुलिस वालों को इन्फॉर्म दिया था, और अब भी 21 दिनों तक क्वारंटाइन में ये पुलिस की निगरानी में क्वारंटाइन में थे, और आज 21 दिनों के बाद इनको वीजा नॉर्म्स फ्लॉन्ट करने के ये इसलिए गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की सरकार तमाम फॉरेन की जमातों को वीजा जो है फॉरेन ये टूरिस्ट वीजा ही देती है, हिंदुस्तान के LIB हिंदुस्तान के LIB निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन और होम मिनिस्ट्री में रहता है। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार को मालूम नहीं है कि ये जो है फॉरेन के जमात के लोग जो है वो जमात में जाते हैं? दूसरी बात, मैं इसको आपने बड़े इत्मीनान के साथ बता दिया कि उनको भारत सरकार को मालूम नहीं है, उन लोगों को नहीं पता है जो 2 लोग चलते हैं और 33 लोगों को संक्रमित कर देते हैं रायबरेली में, उनको ये नहीं पता है क्या? केरल में 200 लोग फोन नंबर बंद किए हुए, क्या उनको नहीं पता है? अभी अखिलेश जी भी यही बात कर रहे थे कि आखिर क्या प्रोफेसर हैं,
पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद क्या आप डिफेंड करते हैं? मैं आ रहा हूं, ममता काले, मैं आ रहा हूं, जफर इस्लाम भाई आ रहा हूं मैं। क्योंकि शोएब भाई के पास झूठ बोल के उनको डिफेंड करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। अगर जमात को जमात बोल दे तो इनको तकलीफ, अगर जमातियों को बोल दे कि ये ह्यूमन बॉम्ब है तो इनको तकलीफ है ना, अगर साद को कुछ बोल दे तो इनको तकलीफ, अगर ये दर्शा दें कि जो है मौलाना साद के खुद के परिवार के लोग संक्रमित तो इनको तकलीफ, अगर ये बोल दे कि सब जमातियों के सरगना जो हैं अभी तक देश के विरोध में काम कर रहे थे, जमात को वहां पे बिठा के तो इनको तकलीफ, हर उस चीज से इनको तकलीफ जो देश के पक्ष में जाती है और जमात के खिलाफ जाती है। अगर जमात के बारे में बोल देंगे तो इन्हीं के समाज से लोग उछल के आएंगे और बोलेंगे कि मुस्लिम समाज के लिए बोल रहे हैं। नहीं सर, कोई नहीं बोल रहा है, जमातियों ने गलती करी है, बस इतना सुधारूंगा ममता, मैं यहाँ पे एक चीज टोकूंगा, ममता टोकूंगा एक बात पे, जमात से मतलब जमात से है, पूरे देशद्रोह का गुनाह, जमात से मतलब सिर्फ जमात से है, जमात से मतलब सिर्फ जमात से है। ममता एक बात सुधारिए, जमात से मतलब सिर्फ जमात से पूरे मुस्लिम जगत से नहीं है, या मुस्लिम समुदाय से मतलब नहीं है। जी मैं आ रहा हूं, जफर भाई आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन मैं सीधे शोएब जमाई जवाब दीजिए, फिर उसके बाद जफर इस्लाम के बाद जाना चाहूंगा। के बारे में बात की जाएगी। 63% केसेस दिल्ली के अंदर जमातियों की वजह से हुए हैं, 63%, 30% पूरे मैं जवाब दूं? अरे ममता जी जवाब तो सुन लीजिए आप। सच्चाई को बात करेगा, यही अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ अपना एक तरफ का भोपी बजाते हैं। जवाब सुनिए। विश्व में जिसने सही समय पर सही सुन लीजिए ना जवाब, इसीलिए आज जब ऑलमोस्ट 8 लाख जवाब सुनिए ममता सर, जवाब सुनिए ममता, और 37 लाख वहां पे मर गए, 14,000 हमारे यहाँ पर केसेस हैं और 3,000 कुछ लोग मरे हैं। ये दिखाई नहीं देते आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स, या आप देखना नहीं चाहते हैं और देखने के बाद भी देश को बताना नहीं चाहते हैं। अरे कब तक आप लोग ऐसा काम करेंगे शोएब भाई? कभी तो सच्चाई का साथ दीजिए, कभी तो देश के और मुल्क के साथ खड़े हो जाइए, कभी तो अपने देश के लोगों को बचाने की बात कीजिए ना। आपकी अंतरात्मा कैसे गवाही देती है आप लोगों को ऐसा करने के लिए? अरे भाई बहुत दुख की बात है, आप सुन लीजिए ना, क्या बात करती हैं आप? अपना लेक्चर सुना रही हैं आप। सच बात करती हूँ शोएब भाई, सच बात करती हूँ। प्रतीक जी मैं शोएब जमाई ममता सुनिए, प्रतीक जी मैं जवाब दूं? हाँ जवाब दीजिए। मैं भाई आप देखिए प्रतीक जी, अगर आप इस तरीके से डिबेट करेंगे तो मैं माफ कीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं है पत्रकार, मैं जानता हूं आपको। भाई आप सुनिए, जवाब सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए मैं आंकड़ों की बात हो रही है, मैं 2 आंकड़े सिर्फ देता हूं। आंकड़े ये हैं कि इस प्रोफेसर स्टीव हैंकी जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पर 10 लाख लोगों में से सिर्फ 93 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, और अमेरिका में 2.5 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है पर 10 लाख लोगों में से। हमारे यहाँ टेस्टिंग सिस्टम एबैसिमल है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन लोगों की भी नहीं होगी जो 15 लाख लोग जो पिछले 2 महीनों में विदेशों से आए। दूसरी बात, अरे आप सुन लीजिए ना, अभी देखिए, अभी मैं आपको सुन रहा था, फिर आप सुन, देखिए भाई मैं लातूर की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं लातूर की बात कर रहा हूँ। 1300 लोग लातूर में, 13 हर वक्त भाई देखिए प्रतीक जी, ममता सुनो, मेरी बात पूरी नहीं हो रही है। और फैक्ट्स की बात कीजिए आप। ममता सुनिए, क्योंकि आप गलत बोल रहे हो शोएब भाई। भाई प्रतीक जी क्या ममता सुनिए, आप गलत बोल रही हैं। आईसीएमआर का फैक्ट डेटा क्यों नहीं लेके आते हो आप? ममता, शोएब जमाई साहब जो सवाल पूछा गया उसी पे हम आएंगे। टेस्टिंग का सवाल हम जरूर पूछेंगे, मैं हो गई है कल से, मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन मुद्दे के आपसे लातूर में 1300 श्रद्धालु फंसे हुए हैं, लेकिन उस पर डिबेट नहीं होती है। फंसे हुए नहीं है, बल्कि अभी तक सत्संग चल रहा था। 4 दिन पहले तक सत्संग चल रहा था। महाराष्ट्र के लातूर में 1300 लोग जमा थे। वो कौन से जमाती हैं और किस किस्म के कोरोना जो गलत है, और वो मानव बम है या नहीं है? बिल्कुल शोएब जमाई, जो सवाल आपने पूछा है, अगर शोएब जमाती अंडमान निकोबार क्यों गया था? महाराष्ट्र में 1300 लोग फंसे हुए हैं। जमाती ह्यूमन बम, लातूर के महाराष्ट्र में 1300 लोग फंसे हुए हैं। जफर इस्लाम साहब महाराष्ट्र से आते, मुंबई से। अब डॉक्टर्स इनको ठीक करेंगे। जफर इस्लाम साहब कर्नाटका के मंडिया में, चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल तू में नहीं चलेगा, बिल्कुल तू में नहीं चलेगी। कहता है
कि हम मुसलमान। मैं आपको देखिए 2 छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, शायद इससे क्लैरिटी आ जाएगी। जो जमायत ने गलती की है वो जमायत के उसके लिए सरकार उनसे निपटेगी, और गलती जो उन्होंने की है उसके कोई 2 राय नहीं है, उसमें गलती उनसे हुई है और उनको मानना चाहिए। उनके मुखिया जो है उनको आके देश से माफी भी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए ये गलती हुई है, और हमें इसके साथ उसके साथ जो भी देश के कानून के साथ जो भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकार करेगी और कर भी रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी अखिलेश भाई जो हमारे बहुत सारी चीज बात कह रहे थे हमारे सरकार के बारे में, अरे जरा अपना गरीबा भी तो झांक के देख लिए कि आप लोगों ने किया क्या है। देश के हित में जब भी हम खड़े रहने के लिए चाहते हैं तो आप राहुल गांधी जी ऐसा स्टैंड लेते हैं जो कि देश हित से नहीं बल्कि देश के खिलाफ स्टैंड होता है। आज आप बताइए पूरे देश में आप प्रधानमंत्री ने एक अपील की है तो बार बार ट्वीट में आपको सपोर्ट करने के बाद आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई पूरी जनता सपोर्ट कर रही है, जनता एक साथ खड़ी है, एकजुट खड़ी है ऐसे समय में, लेकिन आपने और सोनिया गांधी जी ने दोनों ने मिलकर देश में कहीं ना कहीं ऐसा डिवाइड करने की कोशिश की है कि अलग अलग तरीके से आपने भाषा से अपने ट्वीट से और अपने स्टेटमेंट से ऐसा किया है जैसे देश में लगता है कि सरकार के खिलाफ आपको खड़ा रहना है इस समय में भी। भाई देखिए राजनीति कर लीजिए, राजनीति आप अखिलेश जी राजनीति कर लीजिए, आप राजनीति में आप मैं बिल्कुल मैं आज राजनीति का समय नहीं है। 10 सेकंड में शुएब जमाई आपको देता हूं, 10 सेकंड आपको शुएब जमाई और 10 सेकंड आपको ममता काले। 10 सेकंड शुएब भाई जल्दी 10 सेकंड। प्रतीक जी मैं 10 सेकंड में सिर्फ इतने बोलूंगा कि आपको बहुत गाना पसंद है, मैं नगमा गुनगुना देता हूं। कोरोना अब मुसलमान बन गया है, कोरोना अब मुसलमान बन गया है। क्या बात है शुएब भाई, क्या बात है। मुझे याद आ गया दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। ऐसे समय में आप मुस्कुरा रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अभी वक्त इतना ही, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात आपसे इसी वक्त 5:45 पे भैया जी कहीं में। आर पार की तैयारी देखते हैं।